थ्योरम है आगे नेक्स्ट, वोल्टेरा इंटीग्रल को यूज़ करके हमने ये प्रूव करवाना है कि इससे जो है जब हम इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को यूज़ करते हैं और हमारी इक्वेशन इस तरह की होती है तो इससे जो हमारा अननोन जो फंक्शन होता है इसका सोल्यूशन यूनिक मिलता है और म्यू की हर वैल्यू पे मिलता है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम ना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ले लेते हैं कि ये हमारी जो है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। एक्स टी इज इक्वल टू म्यू टी प्लस म्यू के टी, ये वोल्टेरा इंटीग्रल को इक्वेशन को ले लेते हैं। और उसके बाद हम, चूँकि ये थ्योरम में ये कहा हुआ है कि म्यू ऑफ टी जो है वो कॉन्टीन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब कि जो हमारा म्यू ऑफ टी है वो एक फंक्शन होगा जो, यानी कि वो एक फंक्शन होगा जो किसे बिलोंग करेगा, हमारी इस स्पेस के साथ बिलोंग करेगा जिसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं। और उसके बाद कर्नल के टी इज कॉन्टीन्यूस ऑन ट्रायंगुलर रीजन, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर हमने ना एक ऑपरेटर डिफाइन करना है। हम यहाँ पर ऑपरेटर क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ऑपरेटर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक तो हम यहाँ पर ऑपरेटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें वो जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर चूँकि ये एक ऑपरेटर जो है वो स्पेस से स्पेस की तरफ डिफाइंड है, तो अगर हम इस ऑपरेटर में अप्लाई करके मैं डिफाइंड करूँगी तो जो मैं इनपुट रखूँगी वो मेरा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा और जो मुझे आउटपुट रखूँगी वो भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ही होगा। अब चूँकि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जो हमारे पास न्यू ऑफ टी, इसको न्यू ऑफ टी कहेंगे, न्यू ऑफ टी जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कर्नल भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और जो हम रख रहे हैं वो भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का सम भी जो है वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर हम यानी कि इस जब हम ये मैपिंग यूज़ करेंगे तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जब हम इनको इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिलाएंगे तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा जो कि हमारे पास ये होगा कि x ऑफ t इज़ इक्वल टू टी एक्स ऑफ t, और हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू टी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि x जो है वो बिलोंग करता है इस स्पेस के इसके स्पेस के एलिमेंट्स पे, यानी कि x एक फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि जो हम इनपुट देंगे आउटपुट भी हमें सेम ए टू जी वही मिले, तो वो फंक्शन जो है फिर उस तरह की जो मैपिंग होती है डिफाइंड होती है, जो हमने डिफाइंड किया कि x इज़ इक्वल टू टी, जो हम रखते हैं हमें वही आउटपुट मिलता है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर जब जो अगर हमें ये फिक्स्ड पॉइंट मिल गया है तो इसका मतलब है कि ये जो है x जो है सोल्यूशन होगा हमारी इस x का, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल गया यानी कि सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमने ये चेक करना है कि जो हमें सोल्यूशन मिला है क्या वो यूनिक मिला है। और यूनिक प्रूव करवाने के लिए हम बनाक थ्योरम की तरफ जाते हैं। तो बनाक थ्योरम कहता था कि अगर हमारे पास x एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, यानी कि एक कंप्लीट स्पेस है, और t एक कंट्रैक्शन है, तो इसके अबाउट हमें एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। अब हमने x एक कंप्लीट है, जो हमने स्पेस लिया ना, ये जो स्पेस है ये हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस स्पेस के अबाउट हमें मैक्सिमम मीट्रिक हम डिफाइंड करते हैं तो फिर ये स्पेस जो है ये मैक्सिमम मीट्रिक के हिसाब से एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगी। और टी हमने कंट्रैक्शन प्रूव करवाना है, तो अगर हम ये कंट्रैक्शन प्रूव करवा देते हैं कि टी एक कंट्रैक्शन है म्यू की हर वैल्यू पे, ये जो म्यू आगे आएगा हम देखेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है। फिर हम कहते हैं कि अब चूंकि ये चीज़ हम पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये यूज़ होगा। हमने ये शो करवाना है कि जो कर्नल है ना वो बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है, चूंकि हमारा जो के है वो एक कॉन्टीन्यूअस है हमारे रीजन आर पर। यहाँ पर ये जो आर है ये रियल नहीं है, ये एक रीजन है कि एक कॉन्टीन्यूअस होता है रीजन आर पर और आर क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। तो इसका मतलब है वो जो हमारा कर्नल है वो बाउंडेड है, यानी कि अगर हम के टी जो का जो एब्सोल्यूट है वो किसी फिक्स्ड नंबर या किसी नंबर से छोटा ही होगा तो ये बाउंडेड कहलाएगा, ठीक है। ये एक थ्योरम भी है। और इसमें जो हमारे पास टी और टा होते हैं वो हमारे रीजन के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आर एक रीजन है ना कि रियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ताकि समझ आ जाए कि
चूँकि ये थ्योरम था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर होता है और वो क्लोज्ड इंटरवल पर होता है और वो बाउंडेड भी होता है, तो वो जो हमारा फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो बाउंडेड होता है। यहाँ पे एग्जांपल छोटी सी माइनर सी ली है, ये जस्ट समझने के लिए कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसका रीजन बाउंडेड है और वो क्लोज्ड है, तो फिर उस केस में वो बाउंडेड फंक्शन होता है। ये पूरा का पूरा बाउंडेड फंक्शन होता है, यानी कि वो हमारा पूरा फंक्शन किसी फिक्स्ड नंबर से छोटा ही होता है, यानी इनफाइनाइट नहीं होता। यहाँ पर एक हाइपरबोलिक पैराबोलिक फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने एक एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया है जिसमें एक्स जो है वो 0 और 2 के साथ बिलोंग करता है, और 0 2 चूँकि हमारे पास क्लोज बाउंडेड सेट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट या हमें लास्ट में नंबर नहीं मिल रहा, ये बाउंडेड है। और एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 2 जो है जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें ये 4 मिलता है x = 2 पे। तो इसका मतलब है कि आप इस इंटरवल में से आप कुछ भी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखते हो तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो 4 या 4 से छोटी ही मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पे बाउंडेड होता है। ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा था। हम कहाँ थे कि हमारे पास जो फंक्शन है, हमने कर्नल को प्रूव करवाया था कि जो कर्नल फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है। उसके बाद फिर हमने प्रूव करवाना है, अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ कि टी जो है वो एक कंट्रैक्शन है। कर्नल हमने पीछे इसलिए डिफाइन किया कि क्योंकि जब हम कंट्रैक्शन को प्रूव करवाएंगे ना तो हमें फिर कर्नल की जो बाउंडेड है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा। टी एक कंट्रैक्शन है इस मेट्रिक डिफाइन इस मेट्रिक पे, ठीक है, ये वाली मेट्रिक हमने डिफाइन की है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी ऑफ द कॉन्टिन्यूस सी ए बी पे, ठीक है, यानी कि ये ऐसी स्पेस कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाली स्पेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और ये हमने मेट्रिक स्पेस डिफाइंड की है। तो इसका मतलब है ये जो मेट्रिक स्पेस है ना ये हमारी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है और इसमें जो टी के एलिमेंट्स हैं वो इस स्पेस के जो हमारा यानी कि गिवन एलिमेंट्स है ना इस स्पेस के साथ बिलोंग कर रहे होते हैं, इस क्लोज्ड इंटरवल के साथ बिलोंग कर रहे होते हैं हमारे जो टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैक्सिमम एक्स ऑफ टी एंड माइनस वाई ऑफ टी एंड टी बिलोंग टू दी क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर मैंने इस पर साइड पे लिख दिया कि जे जो है वो ए बी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, और टी जो है वो फिर जे के साथ बिलोंग करता है। उसके बाद ये जो मेट्रिक है ये क्या बताती है कि अगर हम एक्स टी जो है, अगर हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स टी फंक्शन है और ये जो है वो वाई टी फंक्शन है, तो इन दो फंक्शंस के दरमियान का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना वो ये डिफाइन करेगा कि एक्स टी और वाई टी के दरमियान का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ये डी एक्स वाई होगा, ठीक है। ये इस तरह से मेट्रिक डिफाइंड है। उसके बाद अब हमने ये प्रूव करवाना है कि ये कंट्रैक्शन है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये साइड पे आपने लिखनी है समझने के लिए कि हमने थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करते जाना है। कंट्रैक्शन की आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखें कि टी एक्स टी वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा डी एक्स वाई होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है कंट्रैक्शन में, ठीक है। ये कंट्रैक्शन होता है और जिसमें अल्फ़ा जो है वो 1 से छोटा होता है। अब चूंकि डी टी एक्स कोमा टी वाई है और हमने ऊपर मेट्रिक डिफाइंड की एक्स टी माइनस वाई टी अगर एक्स और वाई होता है, तो अगर इसकी मेट्रिक को मैं अगर ओपन करना चाहती हूँ तो ये बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई के, और ये भी आगे ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई जो है ये इसका आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको यूज़ करके आगे चलती जाती हूँ, फिर बाद में मॉडुलस अप्लाई करूँगी, फिर मैक्सिमम अप्लाई करूँगी, तो मेरी कंट्रैक्शन उस तरीके से बन रही होगी। इसलिए यहाँ पर ये जो टी एक्स टी माइनस टी वाई टी लिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हमने पीछे कहा था ये इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये प्रूव करवाया था जब हमने ऑपरेटर अप्लाई किया था कि जो टी एक्स टी है वो किसके बराबर है, न्यू ऑफ टी प्लस म्यू इंटीग्रेशन ए से टी के कर्नल और एक्स डी ऑफ टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो आपने यहाँ पर माइनस रख दिया, ठीक है। तो जब टी वाई का वैल्यू ये पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से म्यू ऑफ टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी सेम कि म्यू इंटीग्रेशन ए टी के टी टा और ये समथिंग, ठीक है। अब म्यू इसमें से कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमें ये चीज़ मिल गई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसे हम कहेंगे लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल।
यानी क्या कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन एफ माइनस इंटीग्रेशन जी होता है तो हम उसको इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने सेपरेट लिखा हुआ है तो यानी कि हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तब होल्ड होती है जब हमारा हर इंडिविजुअल फंक्शन जो है का इंटीग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी मैंने इंटीग्रेशन जो है वो दोनों का इकट्ठा कर लिया, क्योंकि पिछले वाले में हमने इंटीग्रेशन अलग-अलग था और इस स्टेप में हमने इकट्ठा कर दिया ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ से जो कर्नल है वो कॉमन आ गया और ये चीज़ बच गई। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों तरफ मॉडुलस यूज़ करेंगे। अब मॉडुलस क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम मीट्रिक डिफाइन करेंगे यहाँ पर मॉडुलस लगेगा तभी हम मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके से डी एक्स वाई आए, इसलिए हम यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पर दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब हम ऑब्वियसली ये मॉडुलस जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इस इंटीग्रेशन के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो आपने ये एक फार्मूला याद रखना है, या ये एक प्रॉपर्टी है, फार्मूला नहीं है, कि इंटीग्रेशन ए से बी और कोई भी एफ है यहाँ पर, और यहाँ पर ए जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट है। तो जब हम एफ के अंदर, बल्कि आप यहाँ पर ए को इग्नोर करो, अगर हम इंटीग्रेशन और बाहर मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो वो लेस देन होता है इंटीग्रेशन और अंदर वाले फंक्शन के मॉडुलस पे अप्लाई करने पे। ये एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है इंटीग्रेशन की। तो यहाँ से ये फार्मूला लगाया, चूँकि ये जो था अगर हम इसको सेपरेट अप्लाई करते हैं, ये कुछ ऐसे ए एफ का इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर ए का भी इंटीग्रेशन और इस एफ का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो जब हम अब इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस अप्लाई करते हो तो वो लेस देन हो जाता है, ठीक है। हमारा जो पिछला फंक्शन है वो लेस देन हो जाएगा अगले वाले फंक्शन के जब हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई किया तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वलिटी का साइन आ गया, क्योंकि ऊपर पीछे भी हाँ बल्कि नहीं आ रहा था, ये लेस देन इक्वलिटी का साइन आ गया। उसके बाद जो हमारा कर्नल टी था वो हमने प्रूव करवाया था कि वो बाउंडेड है। तो हमने ये प्रूव करवाया जो कर्नल टी टा जो है वो लेस देन होगा सी से। ये पिछले थ्योरम में हमने एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि हमने पहले पीछे एक्सप्लेन कर दिया था इसलिए यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने बता देना कि कर्नल जो है वो बाउंडेड है और ये इसके बराबर होता है लेस देन इक्वल्स टू सी के। यहाँ पर कर्नल की जगह पर ये चीज़ अप्लाई कर दी, ये लेस देन इक्वल्स टू सी है। फिर उसके बाद हमने सी को बाहर ले गए हैं। अब यहाँ पर इक्वलिटी का वर्ड यूज़ क्यों इसलिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ नहीं लिखी। अगर हम ये चीज़ भी साथ में लिखते तो यहाँ पर आपका लेस देन इक्वलिटी का साइन आता, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इससे बड़ी है और ये लेस है इससे। तो चूँकि जब हमने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब है हम इसको ये इस यहाँ से ये सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ से जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसके हिसाब से तो इक्वल होगा, लेकिन इसके हिसाब से इक्वल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने मैक्सिमम अप्लाई किया। अब यहाँ पर मैक्सिमम कुछ ऐसे है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है, कोई दो नंबर डिफरेंस हो रहे हैं या प्लस कोई भी दो फंक्शन, ये ए और बी फंक्शन है, नंबर नहीं ले रही, कोई दो फंक्शन अगर डिफरेंस हो रहे हैं तो वो जो डिफरेंस है उनका वो लेस होगा मैक्सिमम ऑफ द डिफरेंस के, ठीक है। यानी कि जब हम मैक्सिमम इस पे अप्लाई करेंगे ना, इस पे अप्लाई करेंगे मैक्सिमम, तो ये बड़ा होगा। ये मैक्सिमम अप्लाई करने पे ये वाली जो वैल्यू आएगी ये बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ से ये बड़ी वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें पता है कि मेट्रिक डिफाइन थी कि डी एक्स वाई एक्स कोमा वाई बराबर होता है, मैक्सिमम मेट्रिक हमने डिफाइन की हुई थी। तो अगर यहाँ पर टी का फंक्शन है, एक्स हमारे पास फंक्शन है टी का, वाई फंक्शन है टी का, ठीक है, और टी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी के साथ, तो यहाँ पर सेम अगर हम टी की जगह पर टा रख देंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में था लिखा, मैंने लिखा था कि टी जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टा जो है वो बिलोंग करता है ए से टी एलिमेंट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिर इस मेट्रिक के हिसाब से ये डी एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स वाई जो है वो नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा। ये डी एक्स वाई जो है वो नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये एक्स जो है वो टा का फंक्शन है, वाई टा का फंक्शन है, तो जब हमने मैक्स तो ये और यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टा हो गई है, तो जब हमने मेट्रिक डिफाइंड की है तो ये मेट्रिक कैसे बाहर आ गई है, क्योंकि एक्स और वाई जो था वो टा के फंक्शंस थे, जो कि मेट्रिक जो होती है ना वो हमारी वो डिस्टेंस होता है,
ठीक है। जब हमने यहाँ पर ये लिखा ना, तो ये जो dxy है ये आपका कोई ये नहीं होता कि ये फंक्शन है किसी की रिस्पेक्ट में, ये जस्ट एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आएगी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं करेगा कि ये जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टा है, जस्ट एक वैल्यू आएगी, ठीक है, दो फंक्शंस के दरमियान का मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पर जो dxy है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है और ये डीटा आ गया है, ठीक है। और उसके बाद म्यू ऑफ सी dxy टा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन t माइनस आर। एक चीज़ थी यहाँ पर, जो जितने भी हमने इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई किया था लिमिट में, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पर t आएगा, क्योंकि हम वोल्टेरा इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो b की जगह पर यहाँ पर अपर लिमिट में t आएगा, t एक वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, तो t माइनस ए जो है वो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब चूंकि पिछले जब हमने फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को किया था तो ये b माइनस ए समथिंग आ रहा था जो हमारा कांस्टेंट था, और फिर हम ये कहते थे कि ये जो है हमारा जो है, अगर देखें तो ये dt(x, ty इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा dxy के बराबर आता है, और इस पूरी चीज़ को हम अल्फ़ा कह देते थे। और अल्फ़ा की वैल्यू जो है, ये जो म्यू सी टी माइनस बी माइनस ए था वो छोटा होना चाहिए था 1 से, लेकिन फ्रेडहोल्म में ना इस म्यू पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई थी कि अगर म्यू इससे छोटा होगा, यानी कि म्यू 1 से छोटा होगा, तब जो है म्यू किसी वैल्यू से, 1 से नहीं, किसी वैल्यू से अगर छोटा होगा तो तब हमारा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल में हमें सोल्यूशन मिलेगा। जब हम, तो फिर हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल को यूज़ करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो वोल्टेरा इंटीग्रल है ना, उसमें म्यू के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एक पिकार्ड आइट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट समझने के लिए है। जब हम प्रूव करेंगे तो हम ये लाइनें लिखेंगे, जस्ट हम लिखेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के बराबर आती है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम ये प्रूव करवाने की ज़रूरत क्यों है? चूँकि अगर हमारे पास टी एम जो है वो हम प्रूव करवा देते हैं कि टी एम जो है वो एक कंट्रैक्शन है, ये रफली अंडरस्टैंड कर लें कि टी एम जो है वो अगर एक कंट्रैक्शन है और इस कंट्रैक्शन के अबाउट हमें एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट मिलता है, और जब हम इस टी एम की कंट्रैक्शन पे जब हम अप्लाई करते हैं, जब टी एम कंट्रैक्शन होता है तो वो म्यू की हर वैल्यू पर होता है। अगर टी एम कंट्रैक्शन है, वो म्यू की हर वैल्यू पर कंट्रैक्शन होता है, उसके अबाउट हमें एक फिक्स्ड पॉइंट मिलता है, तो इसका मतलब है कि टी पर भी एक हमें वही टी एम का फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा म्यू की हर वैल्यू पर, ठीक है। ये एक बनाक थ्योरम से ही एक थ्योरम ड्राइव हुआ था, जो ये इसमें मैं लिखूँगी फॉर्मूले में। अब हम प्रूव करवाते हैं कि ये जो चीज़ है ये होल्ड होती है, ये ट्रू है, और ये प्रूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 केसेस होते हैं, एक बेस केस होता है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है, और एक इंडक्टिव स्टेप होता है। तो बेस केस में हम m इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, हम कहेंगे कि m इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, तो जब इस m इज़ इक्वल टू 1 इसके अंदर रखेंगे तो ये चीज़ होल्ड करेगी फ्रॉम दी स्टेरिक इक्वेशन। अब स्टेरिक इक्वेशन क्या थी? ये स्टेरिक इक्वेशन थी जो हमने ऑलरेडी पहले प्रूव की हुई है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, क्योंकि जब हम m इज़ इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें यही दोबारा मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये चूँकि ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये चीज़ इससे लेस है, तो ये चीज़ होल्ड कर गई है m इज़ इक्वल टू 1 के लिए। अब हमने प्रूव करवाना है कि ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस के लिए भी ट्रू है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ना ये m के लिए भी ट्रू होती है। अब चूंकि ये अगर m के लिए ट्रू होती है तो उसके अंदर जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर अगर दोबारा m रखोगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टी एम एक्स टी माइनस 2, यानी कि जहाँ पर वही सेम मुझे इनइक्वालिटी मिल गई। अब प्रूव करवाना है कि ये चीज़ जो है, यानी कि ये इनइक्वालिटी जो है वो m इज़ इक्वल टू m+1 के लिए भी ट्रू होगी। फिर क्या करना है? अब यहाँ पर हम ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला, और हम फिर ये प्रूव करवाएंगे कि ये इस चीज़ के बराबर है। क्योंकि m इज़ इक्वल टू m+1 के लिए प्रूव करवाना है, तो टी एम की जगह पर हम यानी कि m की जगह पर हम m+1 रख देंगे। m+1 जो है, ये जो चीज़ होगी m+1। अब ये चीज़ यहाँ से ये कैसे आई है? तो यहाँ से ये आपकी इक्वेशन थी कि ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मॉडुलस की, कि अगर टी एक्स टी माइनस टी वाई टी ये लेस होता है x
टा माइनस वाई टा से, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो मेरा टी एम प्लस वन है वो किसके बराबर होगा, तो अगर आप इस चीज़ को ज़रा गौर से ऑब्जर्व करो, तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ, टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी, यानी कि एम प्लस वन के लिए प्रूव करवाने लगी हूँ कि जब हम इसको आपस में इकट्ठा लिखेंगे ना, हमें पता है कि टी एम प्लस वन जो है वो बराबर होता है टी एम एक्स टी के। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर लिखेंगे तो ये चीज़ बराबर होगी, सेम वही चीज़ आएगी म्यू इंटीग्रेशन ए से टी के टी ऑफ टा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्स था, टी के साथ क्या था, एक्स टीटा, तो यहाँ पर हमने एक्स टा लगाया, तो यहाँ पर टी के साथ क्या है, टी एम एक्स टी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टी एम एक्स टा माइनस टी एम वाई टा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये इससे निकला है, टी एम प्लस वन हमने यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, टी एम प्लस वन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी एम एक्स टी, तो यही चीज़ लिखी है। तो जैसे ये चीज़ फॉलो कर रही थी वैसे ही ये चीज़ मैंने इसको फॉलो किया है, यहाँ पर एक्स टी था तो एक्स टा लिखा, यहाँ पर टी एम एक्स टी है तो यहाँ पर टी एम एक्स टा लिख दिया है, ठीक है। सेम यही यहाँ काम किया है। अब ये जो है जब हम ऑब्वियसली एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन के अंदर एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे तो लेस देन इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये लेस देन इक्वलिटी का साइन आने के बाद कर्नल जो है वो बाउंडेड है, ये हमें पता है, और ये लेस देन इक्वल टू सी होता है, और टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी ये चीज़ आ जाएगी म्यू सी एंड देन दिस, ठीक है। अब हम इसकी जगह पर जो है वो ये लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे, टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी ये लेस होता है इससे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि टी एम एक्स टा। अब यहाँ से अगर आप गौर करो तो ये जो था ये टी पर था, ठीक है, टी पर था, तो जहाँ पर टी है यहाँ पर भी वहाँ पर टी लगाया है। अब चूंकि यहाँ पर टा है तो जब हम ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टी की जगह पर आ जाएगा टा। ये चीज़ है कि टी एम प्लस वन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमें टा माइनस ए मिलेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, टा माइनस ए होगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये सारे बाहर आ जाएंगे, और टा माइनस ए इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये विद रिस्पेक्ट ये इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टा। इंटीग्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई की, तो जब टी टा के अंदर पुट करेंगे तो टी माइनस ए आ जाएगा, और जब ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये लिमिट आ गई। यहाँ से इनको इकट्ठा कर दिया है, इसको इकट्ठा करके यहाँ पर ये देखें एम फैक्टोरियल एम प्लस वन बराबर होता है एम प्लस वन फैक्टोरियल के, जैसे 5 फैक्टोरियल हो और साथ में 6 हो तो ये बराबर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल के। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एम प्लस वन हो रहा है तो ये बराबर होता है एम प्लस वन फैक्टोरियल के। तो यहाँ पर आपने एम प्लस वन फैक्टोरियल लिख दिया है, तो सेम वही चीज़ किया यहाँ पर, ये चीज़ सेम लिख के यहाँ पर एम प्लस वन की फैक्टोरियल लिख दिया है, और साथ में हमने ये चीज़ लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन था, तो यहाँ पर जब हमने ये टी एक्स प्लस वन इस एक्स एम प्लस वन लिखेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इंडक्टिव स्टेप के लिए तो प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वलिटी है ये होल्ड कर गई है। अब हमने यहाँ पर कंट्रैक्शन लगाना है, तो कंट्रैक्शन में तो मैंने आपको बताया था कि टी एम एक्स के साथ अगर हम मैक्सिमम लगा देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डी एक्स के। तो सेम यहाँ पर मैंने कंट्रैक्शन अप्लाई किया, क्योंकि जब यहाँ पर मैं कंट्रैक्शन अप्लाई करूँगी ना तो ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इस जगह पर कंट्रैक्शन अप्लाई की है। तो अब जब यहाँ पर हमें पता है कि ये मैट्रिक्स डिफाइंड थी, तो अगर एक्स वाई एक्स माइनस वाई के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि जो टी एक्स है वो मैक्सिमम ऑफ टी एक्स के बराबर आएगा। तो सेम अगर टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी मैक्सिमम है तो ये बराबर होगा टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी के। ये चीज़ हमारी होल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा अल्फ़ा एम आ जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ कैसे आई है, ये कंट्रैक्शन के थ्रू ही आई है। आपने यहाँ आप सोच रहे होगे कि ना अगर हमने टी एम लगाया है तो टी एम एक्स टी माइनस टी एम वाई टी अगर है तो ये कंट्रैक्शन के मुताबिक तो ये लेस देन होना चाहिए था अल्फ़ा डी टी एम माइनस वन एक्स ऑफ टी माइनस टी एम वाई टी। हम अगेन कंट्रैक्शन अप्लाई करते जा रहे हैं जब तक वन नहीं आता।